जो आज अपने आप को आदिवासी नेता बता रहे हैं या इस तरह के घटनाक्रम को जो आज जो है जस्टिफाई कर रहे हैं, मुझे उनसे जानना है कि वो पहले ये बताएं कि ये और हम ये कहते हैं कि हमारी जल जंगल ज़मीन लूटी जा रही है, सबसे ज़्यादा शोषण अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटी जा रही हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा विस्थापन का दंश हम आज़ादी के बाद झेल रहे हैं। तो सड़कों में शराब पीकर ये डीजे के साथ नाचना गाना है, किस तरह की परंपरा, किस रूढ़ी में लिखा था। और एक चीज़ और जो मुझे देखने को मिल रहा था उस घटनाक्रम से, कि उस घटनाक्रम में अगर उसने कुछ ऐसा आदिवासी समाज के बेटियों को कोई टिप्पणी किया था कि कानूनी मसला था, तत्काल उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। हमारे पास उस दिन पर्याप्त लोग थे, एक थाना घेराव होता, एक एसपी का घेराव हो जाता और अब मामला दर्ज हो जाता। लेकिन उस भीड़ में मैं पूरी उस भीड़ को गौर से देख रहा था, उसमें क्या था। लोग उस दुकान पर जाते हैं, प्रतिष्ठान हमारा नहीं है, उस दुकान पे घुसे हम, पहला अपराध वहाँ शुरुआत किए, उसके बाद उसको निकालते हैं, उस व्यक्ति जो संदेही है, जिसको आरोपी हम बता रहे हैं, उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी है जो हाथ जोड़ रही है। क्या ज़रूरत थी उसको धक्का मार के अलग करने की। और कोई तरीका, यदि उसके पास भी कोई बड़ा फौज होता, कोई लाठी डंडों हो, कोई गुंडा, कोई गिरोह होता, तब हमें तय करते कि हाँ हमको जो है बल प्रयोग करना है या क्या करना है, इसमें हम बाद में फैसला करें। छत्तीसगढ़ में आदिवासी परंपरा निश्चित तौर पर पूजनीय है। प्रकृति की पूजा करने की जो प्रथा है आदिवासी समुदाय ने शुरू की और निश्चित तौर पर हर समाज के लोग आज प्रकृति की पूजा की ओर अग्रसित हैं। किंतु समाज में जहां उन परंपराओं पर आज ठेस पहुंच रही है, वो बेहद ही चिंतनीय विषय है आज के समय में। आदिवासी परंपरा को बचाने के लिए, आदिवासी परंपरा की अस्मिता की रक्षा के लिए जिन्होंने 1994 से लेकर अब तक अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं, आज हम उस शख्स से इस मसले पर बात करेंगे जो भैयाथान में घटना हुई है। आखिर कानून को हाथ में क्यों लिया गया, संविधान को मानने वाले लोगों के जो बच्चे हैं उन्होंने क्यों हाथ में लिया, आखिर कहाँ डिसिप्लिन की कमी रह गई, अनुशासन की कमी रह गई। आज हमारे बीच हैं एक ऐसे लीडर जिन्होंने ट्राइबल के साथ साथ आम जनों का भी साथ दिया है, हर उस जगह खड़े हुए हैं जहां इन्होंने अपनी ज़रूरत समझी और समाज ने अपनी ज़रूरत समझी। हम बात कर रहे हैं जयनाथ सिंह केराम जी का, जो इस बात पर आज बेवाकी से बताएंगे कि आखिर परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हो रही है। आपका स्वागत है केराम भैया हमारे इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ में, जो छत्तीसगढ़ का ऐसा चैनल है जिसे आधे घंटे में 50,000 लोग देखते हैं, जनता की आवाज़ है। आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और सभी दर्शकों को भी मेरा जय जोहार। ये जो घटनाक्रम हुआ भैयाथान की बात करूँ मैं, आपको भी जानकारी मिली होगी, तो कहीं ना कहीं इसमें जो मूल परंपराएं हैं, जो धरोहर है आदिवासी समाज की, प्रदेश के लिए, हमारे ज़िले के लिए, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल मानते हैं। 9 अगस्त का कार्यक्रम जो है, चूँकि आदिवासियों के अधिकारों, उनके मौलिक अधिकार, उनके नागरिक अधिकार, उनके जो है पारंपरिक प्रथा और संस्कृति से जुड़ा हुआ वो चीज़ है। और ये 1994 के आसपास से जो है इसको शुरुआत किया गया है जी। लेकिन मैं कहता हूँ कि पिछले कुछ दशकों में हमने करीब पिछले 4-5 साल में मैंने इसको देखा कि 4-5 सालों में ही ये भीड़ जो है, जिसको हम आंदोलन बोलते हैं, जिसको हम सोचते हैं कि वह एक बड़ा कार्यक्रम है, ये अनुशासनहीनता का शिकार हुआ जी। और ये अनुशासनहीनता का शिकार हुआ, ये भैयाथान में भी दिखता है। मैं ये भी मानता हूँ वहाँ पर, मैंने उसको, चूँकि उस दिन मैं मंडला में था और चीफ गेस्ट था मैं नैनपुर मंडला मध्य प्रदेश में, और पिछले 2-3 बार से मैं लगातार बाहर दौरे में रहा हूँ। इससे पहले मैं सम्मिलित रहा हूँ इस पर जिन लोगों ने भी इसका नेतृत्व किया, आयोजन करता थे, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि मैं भीड़ यदि बुलाता हूँ तो अगर अनुशासित नहीं है, नेता के प्रति निष्ठा नहीं है, संगठन के प्रति जो है यदि श्रद्धा नहीं है, और देश के कानून के प्रति यदि हमारे पास कोई अनुशासन नहीं है, तो वो भीड़ किसी काम का भीड़ नहीं है। फिर तो हम अपना सब कुछ परंपरा तोड़ देंगे, ये दिखता है। आदिवासी समाज के लोग
या पुरानी जो हम देखें एक जो मूल निवासी का दर्जा दिया जाता है, परंपराओं की शुरुआत बात की जाए जंगलों से या जहाँ से भी हुई है, एक ऐसा अनुशासन, ऐसे वाद्य यंत्रों का उपयोग तक करते हैं और अपने जो व्यवहार कुशलता के लिए जाने माने जाते हैं, आज से सदियों पहले से जाने जाते हैं। तो आपने जो प्रयास किया है आदिवासी समाज को शीर्ष तक पहुंचाने का, चाहे बात छत्तीसगढ़ की करूं या मध्य प्रदेश की या भारतवर्ष के किसी भी राज्य की, आपकी एक अलग पहचान रही है। तो ऐसी हरकतों से कहीं ना कहीं परंपराओं पे ठेस पहुंच रहा है, क्या मानते हैं? नहीं, इससे हमारे पूर्वजों ने जो अनुशासन बना के रखा था या हमने जो नाम कमाया था, ये पिछले 2-4 सालों में हमने पूरी तरह से हमारे लोगों ने, हमारे युवाओं ने बर्बाद किया और नए नेताओं ने बर्बाद किया। आदिवासियों की एक परंपरा ये रहा है कि हमारा नाचने, गाने, बैठने, तमाम चीज़ों के लिए एक जगह तय होता है कि हम कर्मा त्यौहार कहाँ मनाएंगे, हम सुआ कहाँ पे नाचेंगे, हम सैला कहाँ पे नाचेंगे, कहाँ पे क्या पूजा किया जाना है, ये तमाम चीज़ तय हैं। अब सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में जो नए लीडर हों, पहले हमें ये बताएं, जो आज अपने आप को आदिवासी नेता बता रहे हैं या इस तरह के घटनाक्रम को जो आज जो है जस्टिफाई कर रहे हैं, मुझे उनसे जानना है कि वो पहले ये बताएं कि ये को हम ये कहते हैं कि हमारी जल जंगल ज़मीन लूटी जा रही है, सबसे ज़्यादा शोषण अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटी जा रही हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा विस्थापन का दंश हम आज़ादी के बाद झेल रहे हैं। तो सड़कों में शराब पीकर ये डीजे के साथ नाचना गाना है, किस तरह की परंपरा, किस रूढ़ी में लिखा था? इसका जवाब इनको दिया जाना चाहिए। मेरे युवाओं को भटकाने के जो प्रयास किया गया इस समाज के, ये नेताओं, इस तरह के जो नेतृत्व करता है, इस तरह के जो संगठन है, मैं सीधा ये कहता हूँ कि ये उनकी बड़ी चूक है और इस तरह की चीज़ों को जो है कभी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और जो मुझे देखने को मिल रहा था उस घटनाक्रम से, कि उस घटनाक्रम में अगर उसने कुछ ऐसा आदिवासी समाज के बेटियों को कोई टिप्पणी किया था तो कानूनी मसला था, तत्काल उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। हमारे पास उस दिन पर्याप्त लोग थे, एक थाना घेराव होता, एक एसपी का घेराव हो जाता और अब मामला दर्ज हो जाता। लेकिन उस भीड़ में, मैं पूरी उस भीड़ को गौर से देख रहा था, उसमें क्या था? लोग उस दुकान पर जाते हैं, प्रतिष्ठान हमारा नहीं है, उस दुकान पे घुसे हम, पहला अपराध वहाँ शुरुआत किए, उसके बाद उसको निकालते हैं, उस व्यक्ति जो संदेही है, जिसको आरोपी हम बता रहे हैं, उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी है जो हाथ जोड़ रही है। क्या ज़रूरत थी उसको धक्का मार के अलग करने की? और कोई तरीका? यदि उसके पास भी कोई बड़ा फौज होता, कोई लाठी डंडों हो, कोई गुंडा, कोई गिरोह होता, तब हमें तय करते कि हाँ हमको जो है बल प्रयोग करना है या क्या करना है, इस पर हम बाद में फैसला करते। पर यह तरीका सही नहीं था। एक बात की जाए राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल की, जहां उस घटना के संदर्भ में एक छोटा सा खबर ब्रॉडकास्ट हुआ, उसके बाद कुछ रील्स बनाए गए कुछ युवाओं के द्वारा, बिना किसी तथ्यों को देखे कि भाई एक समाचार चैनल के रिपोर्टर ने ऐसा किया। क्या मानते हैं, ऐसी चीज़ों को ऐसा होना चाहिए क्या? देखिए, मैं तो उस मीडिया को और उस मीडिया कर्मी को, दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ जी। और मुझे लगता है कि जो सोर्स, जिस तरह के सोर्स से जो कुछ उसको जानकारी में मिला जी, जो कुछ उसको अवेलेबल थे, उस आधार पे उन्होंने अपना न्यूज़ दिखाया है। और मुझे लगता है कि इस बात के लिए मीडिया के खिलाफ जो है कि बड़ा आंदोलन की बात करते हैं, ये बड़ा आंदोलन इनको करना चाहिए। भूमाफियाओं के खिलाफ इनको बड़ा आंदोलन करना चाहिए, शोषणकर्ताओं के खिलाफ इनको बड़ा आंदोलन करना चाहिए, उन राजनेताओं के खिलाफ जो पद में बैठने के बाद भी आज समाज के साथ शोषण हो रहा है उस पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। मीडिया के खिलाफ जाने की आवश्यकता नहीं है, वो उतना बड़ा अत्याचार नहीं किया और ना ही इससे कोई बहुत बड़ा कोई वो चीज़ हुआ है। समाज को उससे ज़्यादा क्षति, उस मीडिया, उस न्यूज़ से ज़्यादा क्षति बाकी कामों से हुए हैं, बाकी अकृत्यों से हुए हैं, जिस पर जो है इनको एक्शन लेना चाहिए था। तथाकथित जो जितने भी, मैं तो अभी भी दोष देता हूँ लोगों को, ये कुछ तथाकथित जो नेता पैदा हुए, जो अपने आपको सामाजिक नेता जिन्होंने बताया, वो कई बार कहते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे इस देश में 3% लोग राजनीति करके पूरे व्यवसाय, पूरी संपत्ति पे उनका मालिकाना हक बना हुआ है। इस समाज को राजनीति से क्यों रोका जा रहा है? इसलिए रोका जाता है, ये शराब की छूट की बात इन लोगों सर पे लेके चल रहे हैं। हमने कहा कि शराब पे रोक लगाई जानी चाहिए, इनके एक भी कथन पे हम नहीं पा रहे हैं। इतना बड़ा सभा यहाँ पर हुआ, 20,000 लोग आए थे,
डीजे हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र नहीं है, मांदर है। बिल्कुल। मांदर के साथ अन्य वाद्य यंत्र हैं जो बजने चाहिए थे। डीजे कब था? हमारी परंपरा ही नहीं रही कि हम सड़कों पे नाचें। युवा को सड़कों पे नचाने वाले कौन लोग हैं? तो हम तो आज़ादी के बाद ये मानते हैं कि आज़ादी के बाद इस आदिवासी समाज ने पेड़ के नीचे पंचायत करता था, टेंट तक आ गए, मांदर छुड़वा के ये जो है डीजे तक ले आए, पर रास्ता तो भटका दिए इन लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसे लोगों को जो आज मीडिया के खिलाफ इन चीज़ों पे जो जोर दे रहे हैं, ऐसे मेरे उन युवा नेताओं से ही मेरा कहना है कि एक बार विचार कर लें, डिबेट कर लें, इस तरह की चर्चा कर लें बैठ के, और इस तरह का पूरे आदिवासी समाज को भटकाने की ज़रूरत नहीं है, युवाओं को भटकाने की ज़रूरत नहीं है। इसका लड़ने का तरीका कुछ होना चाहिए, कोई संवैधानिक तरीका निकाला जाना चाहिए। कोई संवैधानिक तरीका निकालना चाहिए। 1994 की बात करें तो एक ट्राइबल यूथ का ऐसा चेहरा जो सूरजपुर ज़िले में शराबबंदी के लिए प्रयास करता है, शिक्षा को, समाज में कैसे शिक्षा को अंगीकार किया जाए, शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए इन्होंने आंदोलन तक किया है। हम बात कर रहे थे जयनाथ सिंह केराम भैया से, जो चाहते हैं कि ट्राइबल अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी परंपरा की रक्षा करे, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि बहुत बड़ी संस्कृति है, बहुत पुरातन संस्कृति है और इनकी सभ्यता हमेशा सभ्य रही है। जिला, राज्य और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज़ादी के समय क्रांतिकारी शहीद भी हुए हैं इस समाज से, सबको पता है। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है और आदिवासी समुदाय किस तरीके से ऐसी चीज़ों से दूर रहकर अपनी मूल संस्कृति की रक्षा कर पाता है या नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी।